हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की जो शुरुआत थी फ्रांस में वो कैसे हुई। ठीक है, सो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो, हर किसी भी चीज़ का, किसी भी वॉर का, हर चीज़ का जो है रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज होता है। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसका भी इमीडिएट कॉज था। सो ऐसे ही वहाँ पे फ्रांस में क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से जो है बैड हार्वेस्ट यानी कि फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है प्राइसेस बढ़ गए थे। ब्रेड के, मतलब रोटी के पाव के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो बेकरी की लाइनों में लगना पड़ता था लोगों को घंटों तक। तो बेकर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया, उन्होंने एक्सप्लॉइट करा उस सिचुएशन को, मतलब वो क्या कर रहे थे, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिस वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, एंड उसी टाइम जो है किंग ने ऑर्डर दे दिया था, लुई 16 ने, कि वो ट्रूप्स को कि वो पेरिस चले जाएं। ठीक है, सो 14 जुलाई को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्राउड जो है गुस्से में आ गया, उन्होंने बास्तील को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, सो दिहाड़ी, मतलब दूर दराज के एरिया में, गांव दर गांव ये र्यूमर फैल गया कि जो लॉर्ड्स जो थे, ज़मींदार, उनकी जो जागीर थी, उन्होंने क्या करे थे, वो बुलाए थे बाहर से भाड़े पे लोग, एंड उन्होंने डिस्ट्रॉय करवा दी थी फसल। ठीक है, सो और ज़्यादा भय का जो है माहौल बढ़ गया था, एंड पेजेंट्स ने क्या किया, अपना जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, फार्मिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, फावड़ा वगैरह, वो सब उन्होंने लिए हथियार, एंड उन्होंने चेटक्स पे अटैक कर दिया। अब चेटक्स क्या था, चेटक्स एक किला जो कि एक रेजिडेंस था किंग और नोबलमैन का। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ग्रेन्स वगैरह को लूट लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जला दिया। ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड्स वगैरह थे, एंड बहुत सारी तादाद में लोगों ने क्या किया, वो अपने घर छोड़ दिए और वो नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए शरण लेने के लिए। अब आइए हम ज़रा थोड़ा इसका स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आखिर था क्या। सो लुई 16 ने जो है पहले टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ठीक है, आपने ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, तो ये उसने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेजिम जो थी फ्रांस की, वो उसके अकॉर्डिंग मोनार्क के पास ये राइट नहीं था कि वो टैक्सेस बढ़ा सके अकॉर्डिंग टू हिज विल, मतलब उसकी विल के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता था अपनी इच्छा के अनुसार, बल्कि उसको ये करने के लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी एस्टेट जनरल की, वही फिर वहाँ पे फिर वो न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास होगा। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, मैंने बताया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, थर्ड। तो तीनों एस्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते। ठीक है, मोनार्क जो है वो सिर्फ ये डिसाइड करता था कि कब जो है मीटिंग बुलवानी है किस बॉडी की, एंड ये लास्ट टाइम 1614 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 5 मई 1789 में लुई 16 ने एक असेंबली बुलवाई इकट्ठी एस्टेट्स जनरल की। उन्होंने न्यू प्रपोजल्स जो थे वो पास किए न्यू टैक्सेस के, एंड रेस्प्लेंडेंट हॉल, मतलब एक आलीशान हॉल को, उसको वर्साइल्स को उन्होंने प्रिपेयर किया डेलीगेट्स वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव्स को होस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 300। ठीक है, वो लोग तो ऐसे रोज में बैठे थे एक दूसरे की तरफ, दोनों साइड में फेस करे, पर जो 600 मेंबर्स थर्ड एस्टेट के थे वो पीछे खड़े हुए थे। ठीक है, थर्ड एस्टेट जो था वो उनके जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। पेजेंट्स, आर्टिशंस, विमेंस, इन सब की एंट्री नहीं थी असेंबली में। ठीक है, तो उनकी जो ये लेटर्स वगैरह, उनकी डिमांड्स थी, वो कम से कम 40,000 लेटर्स में थी जो आए थे लेकर अपने साथ। ठीक है, एंड एस्टेट जनरल की जो है पास्ट में वोटिंग होती थी, कंडक्ट की जाती थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल के हर एस्टेट का अपना एक खुद का वोट होगा। एंड इस टाइम जो है लुई 16 को भी ये था विश्वास कि वही सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बट जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे वो ये डिमांड करने लगे कि वोटिंग जो है वो पूरी असेंबली के एक ही होगी, जहाँ पे हर मेंबर का एक सिंगल वोट होगा। ठीक है, सो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि कुछ फिलोसोफर ने कैरी फॉरवर्ड किया। रूसियो ने, जीन जैक रूसियो, उनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब किंग ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने जो है प्रोटेस्ट कर दिया। थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने आप को स्पोक्समैन यानी कि स्पीकर माना पूरे फ्रेंच नेशन का। 20 जून को वो एक हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में असेंबल्ड हुए। उन्होंने एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करी। ठीक है, एंड उसको तब तक वो डिस्पर्स नहीं करेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाएगा, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, और मोनार्क की पावर नहीं जब तक ख़त्म होंगी। सो ये मीराबाई और अब्बे सईद दो इनको लीड कर रहे थे। मीराबाई नोबल फैमिली से था। ठीक है, वो फर्स्ट एस्टेट का था, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों के अधिकारों के लिए
करना चाहता था, मतलब ये जो फ्यूडल प्रिविलेज थे इनको वो हटाना चाहता था, विशेष अधिकारों को। और उनने एक जनरल भी पास आउट किया, इसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस डिलीवर की क्राउड्स को जो भी वर्साइलेस में असेंबल्ड थे, ठीक है। उसके बाद अबे सैयद जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पैम्फलेट बनाया था कि व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, ठीक है, थर्ड एस्टेट के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था आगे। सो ये जो ये रिवॉल्ट हो रहे थे, तो लुई 16 ने फाइनली क्या किया, रिकॉग्निशन दे दी, मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को, एंड एक्सेप्ट कर लिया प्रिंसिपल को कि हाँ ठीक है। और फिर 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली ने जो है अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम के सारे जो टैक्सेस वगैरह थे, एंड जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया गया, अपने प्रिविलेजेस उन्होंने भी छोड़ दिए, ठीक है। टिप्स वगैरह अबॉलिश्ड हो गए, एंड जो लैंड्स चर्च ने ले रखी थी वो भी कॉन्फिस्केट कर ली गई, एंड और क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है 2 बिलियन लिवरेज जो है सरकार के हाथ में आ गई, ठीक है।